नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा शुरू करनी है मध्य प्रदेश में वन संसाधन की। हर एक पहलू से हम जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश में वनों के बारे में। आपको अंत तक बने रहना है वीडियो में। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। और आपकी ही तरह बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य रूप से एमपीपीएससी और तमाम वे एग्जाम जिनमें एमपी जीके को पूछा जाता है, उन तक शेयर भी कर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वन संसाधन की। पिछले वीडियो में पशुधन की चर्चा हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट में कर ली थी, हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया था। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वनों के वर्गीकरण से। तो दोस्तों, वर्गीकरण हमने किया है 5 आधारों पर। कौन कौन से वे 5 आधार हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं, फिर एक एक की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करनी है। कैसे कैसे हमने बांटा है। हमने वनों को बांटा है जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर भी हमने बांटा हुआ है कि इन 5 प्रकार से हम वनों को देखते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। जलवायु के आधार पर हम कैसे देखते हैं, तो जलवायु के आधार पर हम 3 भागों में देखते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन भी पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ये तो हो गया जलवायु के आधार पर। प्रशासनिक आधार पर हम 3 भागों में रखते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और वे वन जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया, अर्थात अवर्गीकृत वन। फिर प्रजातियों के आधार पर सागौन वन, साल वन, बांस और जो भी प्रजातियां दूसरी हैं कम मात्रा में होती हैं तो उनको शामिल नहीं करते। फिर देखते हैं प्रादेशिक आधार पर। तो दोस्तों, सतपुड़ा मैकाल विंध्याचल श्रेणी के, पन्ना विंध्याचल और मुरैना शिवपुरी के पठार के आसपास की चीजें। और वन विभाग ने कैसे बांटा है, तो वन विभाग ने अति सघन वन, मध्य सघन वन और खुले वन इस प्रकार से बांटा हुआ है। तो बस इन्हीं पहलुओं को हमें इस वीडियो में कवर करना है। सबसे पहले आप इस मानचित्र को देखें कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के किस एरिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आप इस एरिया में यदि मध्य प्रदेश को हम ऐसे कैटेगराइज करें तो उत्तर और पश्चिम के इस तरीके से जो एरिया मिलेगा, वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे, वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। और इस रेंज में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और ये पूरब और दक्षिण का थोड़ा सा जो एरिया है, वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीजों को हमें लेके चलना है। जो उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण है उसको आप दिशाओं के आधार पर खुद ही मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट में भिन्नता पाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप इस नक्शे को देखें और अनुमान लगाएं कि हाँ भाई, इस साइड जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और जहाँ वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है तो अर्ध पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, पेड़ पे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आपको बताना है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें दोस्तों। मैं कमेंट चेक करता हूं ना, कई बार देखता हूं कि जो प्रश्न मैंने आपसे किए आपने आंसर किए कि नहीं किए। कुछ विद्यार्थी पूरी जिम्मेदारी से आंसर करते हैं, जैसे कि कप्तान मौर्य जी, कैप्टन मौर्य जी, ठीक है, और बाकी लोगों से भी ऐसी अपेक्षा रहती है तो निराशा हाथ लगती है। तो दोस्तों, कमेंट करें, जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं उससे सही रहता है, थोड़ा सा आपका रिवीजन होगा, दूसरे जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिलेगी और मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगेगा कि हाँ यार, मैंने प्रश्न पूछा है तो आपने उसको संज्ञान में लेते हुए जवाब तो दिया कम से कम। ठीक है, तो बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। सबसे पहले जलवायु के आधार पर बांटे थे 3 भागों में, ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जलवायु के आधार पर, ठीक है, इस हेडिंग को ध्यान रखना है, नहीं तो आप सोचेंगे सर एकदम से कहां से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आ गया। तो 3 भाग बांटे हैं ना हमने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, शुष्क और अर्ध पर्णपाती। उसके आधार पर सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। विस्तार से सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या चर्चा करनी है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वे ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है, या इनको उगने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन मिलते हैं मध्य प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं।
सारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मिलते हैं। और दोस्तों जो यह वन है पतझड़ की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यदि प्रमुख वनों की बात करें तो इसमें दोस्तों सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि शामिल होते हैं। इन वनों की वृक्षों में कौन कौन सी प्रजातियां? सागौन, शीशम, नीम, पीपल। प्रश्न बन सकता है सागौन किस प्रकार का वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में आता है, उस रीजन में उगते हैं, बहुत सारे पेड़ों को मिला के वन बनते हैं। तो ये सब प्रजातियां किस वन क्षेत्र में आती हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में आती हैं। क्षेत्र कौन सा है? आप खुद मेजर कर लें, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश देवारण्य योजना के बारे में। दोस्तों आयुष को बढ़ावा देने के लिए, आयुष इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई? देवारण्य योजना बनाई। इसमें क्या होगा? प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध पर्णपाती वन की। इनके लिए वर्षा कितनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर। अब एरिया आप अपने आप समझ जाएं कि भाई बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल साइड तो वर्षा बढ़िया होती है मध्य प्रदेश में, तो जब अधिक वर्षा चाहिए तो उस ही जोन में वन हुए होंगे। ठीक है, तो कितनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष वसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग ले लेते हैं। इसकी प्रजातियां हैं साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात, कुछ कॉमन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। इनके लिए कम वर्षा चाहिए होगी, सबसे कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। पर्णपाती को कितनी चाहिए थे? 75 से 100 सेंटीमीटर। और आर्द्र अर्ध पर्णपाती को कितनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर। तो इस वर्षा की रेंज को भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों कटीले वन मुख्य रूप से यहाँ पाए जाएंगे शुष्क पर्णपाती में, खैर, बबूल, पलाश, बेर आदि आदि। क्षेत्र की बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर आदि। और दोस्तों जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार या कटीले व छोटी पत्ती वाले होते हैं। इस प्रकार से आपको देखना है। तो जलवायु के आधार पर हमने 3 प्रकार देख लिए। कैसे कैसे देखे? हमने देखे पर्णपाती 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, शुष्क पर्णपाती इनके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, और आर्द्र अर्ध पर्णपाती इनको 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। मैं आपसे कहता था मैप आप देखें, सारी चीजें क्लियर होंगी। यदि आप वर्षा याद कर लेंगे ना कि भाई अर्ध पर्णपाती, आर्द्र अर्ध पर्णपाती जो वन होते हैं उनको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो आप ऑटोमेटिकली अनुमान लगा लेंगे किस एरिया में पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी होती है, कौन सी फसल हुई होगी। तो बस मैप ढंग से देखना है आपको। अब बात करते हैं प्रशासन के आधार पर वनों के वर्गीकरण की। 3 भागों में देखा था हमने। पहला तो संरक्षित आरक्षित देखा था, फिर संरक्षित, और दूसरा ऐसा कि जिनका वर्गीकरण ही नहीं किया गया तो अवर्गीकृत श्रेणी हमने बना दी थी। तो अब बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं कि कुल यदि मध्य प्रदेश में 100% वन है तो 100% में से कितने प्रतिशत आरक्षित हैं? तो दोस्तों 65.4% आरक्षित है, 32.8% संरक्षित है और 1.8% अवर्गीकृत है। इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल 100% आ जाएगा। ठीक, अब प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें तो आरक्षित वनों में दोस्तों पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है, संरक्षित वनों में सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण होता है और अवर्गीकृत में कोई नियंत्रण नहीं होता। कटाव की बात करें तो दोस्तों आरक्षित वन है उन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, किस पर? इनकी कटाई पर। आप इनको जाके सीधे काट नहीं सकते। संरक्षित वनों में सामान्य प्रतिबंध होता है और जो अवर्गीकृत है कोई प्रतिबंध नहीं होता। दंड के प्रावधान की बात करें तो यदि आप आरक्षित वनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो अत्यधिक कठोर दंड का प्रावधान है, संरक्षित वनों में सामान्य दंड का प्रावधान है और अवर्गीकृत तो वर्गीकृत ही नहीं है, पता नहीं है आरक्षित है कि संरक्षित है, मतलब उनमें से कुछ भी नहीं है, इनका वर्गीकरण ही नहीं किया गया कि किस कैटेगरी में डालें, तो कोई प्रावधान भी नहीं है। अब बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम वन की। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं खंडवा में, न्यूनतम पाए जाते हैं छतरपुर में। और इसका उल्टा कर देंगे, सर्वाधिक संरक्षित छतरपुर में, सबसे कम संरक्षित खंडवा में। ध्यान रखें कैसे, जो आरक्षित वन है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं खंडवा में और सबसे कम पाए जाते हैं छतरपुर में। इसी प्रकार से संरक्षित वन को उल्टा करना है, संरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? छतरपुर में पाए जाएंगे।
और सबसे कम पाई जाएंगी खंडवा में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसको उल्टा मत कर देना आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं जिले के अनुसार सबसे ज्यादा आरक्षित वन उज्जैन में है, 100%। कहां पर? उज्जैन में। यहां पर वन वृत्त की चर्चा की है दोस्तों हमने। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन वृत्त कौन सा है? खंडवा है। सबसे कम में छतरपुर है। इसी प्रकार से न्यूनतम वनों की बात करें आरक्षित में, तो कौन सा वन वृत्त है? छतरपुर। और संरक्षित में कौन सा है? खंडवा। इस प्रकार से देखना है, मैंने आपको जिले के हिसाब से शायद बोल दिया, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आरक्षित वन है सबसे ज्यादा किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? तो खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं। सबसे कम किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? तो छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से संरक्षित वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं छतरपुर वन वृत्त में, सबसे कम पाए जाते हैं खंडवा वन वृत्त में। यहाँ दोस्तों हमने वन वृत्त के आधार पर देखा। और जिले के आधार पर हम बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा आरक्षित वन उज्जैन में पाए जाते हैं, 100% है। इस जिले में जो भी वन है 100% सारे आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा संरक्षित वन राजगढ़ में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जिले के अनुसार न्यूनतम संरक्षित वन राजगढ़ में और न्यूनतम आरक्षित वन उज्जैन में। जैसे हमने वन वृत्त देखा, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? खंडवा में है। सबसे कम कहां पर है? छतरपुर में है। सबसे अधिक संरक्षित वन किस वन वृत्त में है? छतरपुर वन वृत्त में है। सबसे कम संरक्षित वन किस वन वृत्त में है? खंडवा वन वृत्त में है। उसी प्रकार से सबसे अधिक आरक्षित वन किस जिले में है? उज्जैन में है। सबसे कम किस जिले में है? राजगढ़ में है। इसी प्रकार से सबसे अधिक संरक्षित वन किस जिले में है? राजगढ़ में है। सबसे कम किस में है? उज्जैन में है। कॉमन सेंस लगाइए, जब उज्जैन में 100% आरक्षित है तो संरक्षित कितने हुए? 0%। तो सबसे कम संरक्षित उज्जैन में हो गए। अब यहां भी कॉमन सेंस लगाइए कि सबसे ज्यादा आरक्षित वन सबसे ज्यादा संरक्षित वन कहां पे होंगे? राजगढ़ में होंगे। कितने? 100%। तो सबसे कम आरक्षित कहां पर होंगे? राजगढ़ में होंगे, 0%। तो इस प्रकार से चीजों को समझना है। एक फैक्ट याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद होगा। चीजें समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर दोस्तों सतपुड़ा विंध्याचल बनपेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात सबसे अधिक है। सतपुड़ा विंध्याचल बनपेटी है, उसमें जो जिले आते हैं उन जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात सबसे ज्यादा है। और दोस्तों मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित वनों का अनुपात बहुत कम है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ओवरऑल पेटियों की बात चल रही है कि सतपुड़ा विंध्याचल पेटी या फिर मध्य भारत और बुंदेलखंड के जो वन है सामूहिक रूप से वहां पर जो सतपुड़ा विंध्याचल पेटी के वन है वहां पर आरक्षित वनों का अनुपात सबसे ज्यादा है। और जो मध्य भारत और बुंदेलखंड की पेटी है या वहां पर जो वन के जिले हैं वहां पर आरक्षित वनों का अनुपात सबसे कम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से आपको एक बार बता देता हूं, सबसे ज्यादा आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? खंडवा में। सबसे कम आरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? छतरपुर में। इसका उल्टा करना है, सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? छतरपुर में। सबसे कम संरक्षित वन किस वन वृत्त में पाए जाते हैं? खंडवा में। एक चीज तो ये क्लियर होगी। अब जिले की बात करें दोस्तों, वन वृत्त की बात की हमने, सबसे ज्यादा आरक्षित वन किस वन वृत्त में? खंडवा वन वृत्त में। सबसे कम किस में? छतरपुर वन वृत्त में। अब संरक्षित की बात करें तो सबसे ज्यादा संरक्षित वन किस वन वृत्त में? छतरपुर वन वृत्त में। सबसे कम संरक्षित वन किस वन वृत्त में? तो खंडवा वन वृत्त में। जिले की बात करें सबसे ज्यादा आरक्षित वन उज्जैन में 100%, सबसे कम राजगढ़ में। इसका उल्टा संरक्षित, सबसे ज्यादा संरक्षित वन राजगढ़ में, सबसे कम संरक्षित वन उज्जैन में। इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं प्रजातियों के आधार पर वनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 प्रकार से हम बांट लेते हैं, सागौन के वन, साल वन और मिश्रित वन। इनकी चर्चा करने से पहले यहां पर काम की बात क्या लिखी देख लेते हैं। दोस्तों संरक्षित वनों का वितरण आरक्षित वनों के वितरण का पूरक होता है। जहां आरक्षित वनों का हिस्सा कम है वहां संरक्षित वनों का प्रतिशत ज्यादा होगा। वही मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा आरक्षित उज्जैन में है और सबसे कम राजगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा संरक्षित राजगढ़ में हो गए और सबसे कम संरक्षित उज्जैन में हो गए। वो उल्टा सिस्टम चल रहा है। जहां पर पूरे 100% आरक्षित हो गए तो संरक्षित कैसे हो जाएंगे? अब जितने वन है सारे आरक्षित हैं तो संरक्षित तो बचे ही नहीं ना भाई। अब 100% आरक्षित है तो एक भी प्रतिशत दूसरे को जगह नहीं बची, ऑटोमेटिक कम हो गया वो। तो बस यही चीज यहां पर लिखी जा रही है जो हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बहुत देर तक समझाई है। ठीक है, तो प्रजातियों के आधार पर वन दोस्तों 3 भागों में देखे, सागौन के, साल वन और मिश्रित वन। अब इनके हम क्षेत्रफल की बात और कर लेते हैं। तो दोस्तों सागौन की प्रजाति
का क्षेत्रफल कुल कितना है यहाँ पर 18,332 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत पे है, ये प्रतिशत आप जरूर याद रख लें, पीएससी प्रश्न भी पूछ चुका है। सागौन के वन दोस्तों 19.36 लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। साल के वन 4.15 भाग पर फैले हुए हैं। मिश्रित व अन्य प्रकार के वन है 58.49% पर, और खुला क्षेत्र कितना है 18% है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम प्रजातियों की बात कर लेते हैं। आप क्षेत्रफल देखना चाहें तो साल दोस्तों कितने 3,932 वर्ग किलोमीटर। मिश्रित व अन्य कितने में फैले हैं 55,436 वर्ग किलोमीटर, और खुला क्षेत्र कितना है 19,989 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं सागौन वन की विस्तार में। दोस्तों वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है, ध्यान रख लेना है। और भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टेक्टोना ग्रांडिस से सबसे ज्यादा सागौन के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और फर्नीचर में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके दरवाजे बनाए जाते हैं। भाई सागौन के दरवाजे क्यों बनाए जाते हैं, सतकटा के क्यों नहीं ज्यादा प्रचलन में होते हैं? दोस्तों सागौन की लकड़ी का दरवाजा, फर्नीचर, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया बनती हैं। और दरवाजे मुख्य रूप से क्योंकि सागौन की लकड़ी का वेट लाइट होता है, और जब दरवाजे को आप फिट करते हैं ना दीवार में, तो दरवाजे को फिट करने के लिए जो कब्जे लगाए जाते हैं उस पर लोड कम पड़ेगा, दरवाजे कम तिरछे होंगे, बीच में फंसेंगे, तो बहुत सारे फायदे होते हैं इस चीज के। तो सागौन का उपयोग, और ऐसे ही दूसरी लकड़ियों का उपयोग करते हैं जिनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों सागौन के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 19.36% है, लगभग 20% है। कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के कुल वनों में जो प्रतिशत है उसमें 19.36% पर मात्र सागौन के वन पाए जाते हैं, और पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन के वन पाए जाते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। सागौन वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा आदि जिलों में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं साल वृक्षों की। इसका वानस्पतिक नाम है शोरिया रोबस्टा। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत 4.15% है। कौन सा साल वन 4.15%। पुराने आंकड़ों में आपको ये लिखने को मिलता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है 4.15% पर साल वृक्ष है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी शहडोल में विस्तार रखते हैं। फिर बारी आती है मिश्रित वनों की। इसमें दोस्तों बहुत सारे तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खैर आदि वनोपज वाले वनोपज आते हैं। और दोस्तों मुख्य रूप से बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा आदि जिलों में पाए जाते हैं। इतना ध्यान रखना है। हमने बात कर ली है किस आधार पर, प्रजाति के आधार पर। अब हमें चर्चा करनी है किस आधार पर, अब हम बात करेंगे प्रादेशिक आधार पर वनों के वर्गीकरण की। तो प्रादेशिक आधार पर हम कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सतपुड़ा, मैकल, बघेलखंड पठार में जो वन है, फिर विंध्याचल श्रेणी, फिर पन्ना विंध्याचल श्रेणी, और फिर मुरैना शिवपुरी पठार। सबसे पहले बात की जाएगी सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार पर जो वन है। तो दोस्तों वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है, यही वाला है सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है वनों की दृष्टि से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में तथा पूर्व में सीधी जिले तक आता है, और इसमें सागौन, हर्रा, महुआ, बांस आदि वन पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि आपको लग रहा है कि सर बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं और सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो कमेंट सेक्शन दोस्तों आपको इसलिए ही प्रदान किया गया है कि आप अपना रिव्यू भी दें। आपको जो चीज़ सही नहीं लगती वो बताएं, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपकी सहायता करना। तो यदि आपको ही प्रॉब्लम होगी किसी भी प्रकार से पढ़ाने के तरीके से, बोलने के तरीके से, समझाने के तरीके से, तो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाएगा यार। आप बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, सर इस चीज़ को ठीक कर लें, और मेरे हाथ में होगा और संभव होगा तो उसको ज़रूर ठीक किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज बता सकते हैं कि सर सब बढ़िया चल रहा है, आप तो ऐसे ही चल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इस बात को भी आप बताएं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ठीक। फिर विंध्याचल श्रेणी की बात करें तो दोस्तों यह वन पेटी नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर और मालवा पठार की दक्षिणी सीमा तक फैली है। मैप देखा होगा तो आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। और दोस्तों यह वनपेटी रायसेन, सिलावानी और बांधेर पठार के क्षेत्र में काफी अधिक चौड़ी है। कहाँ पर ज्यादा चौड़ी है, रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफी चौड़ी है विंध्याचल श्रेणी। और दोस्तों इसके पूर्वी छोर पर कैमूर के वन स्थित हैं, इसमें तेंदुपत्ता, शीशम आदि आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों पन्ना विंध्याचल श्रेणी की, तो इस पेटी का विस्तार सागर, दमोह, बिजावर पहाड़ी और पन्ना तक है। उदाहरण तेंदुपत्ता, शीशम और पीतल, पन्ना विंध्याचल श्रेणी। फिर मुरैना शिवपुरी के पठार में दोस्तों इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी या चंबल क्षेत्र तक फैला हुआ है। दोस्तों अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। यहाँ कटीले वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं। कहाँ पर,
मुरैना शिवपुरी पठार में। या मानवीय व्यवधान ज़्यादा है, हस्तक्षेप ज़्यादा कर देते हैं, तो वनों की खटिया खड़ी करके रख दी है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है, और पर्यावरण को समस्या होगी तो आगे चल के हमें भी समस्या होने वाली है, इस बात को आप तय माने। और बबूल, पलाश, बेर और खैर इसमें शामिल हैं, मुरैना शिवपुरी के पठार में जो वन पाए जाते हैं उसमें। सघनता की बात करें दोस्तों, तो अल्प सघन, मध्यम सघन और सघन वन क्षेत्र में हम बांट लेते हैं। अल्प सघन वाले आप देख सकते हैं जहां वर्षा थोड़ी सी कम होगी, जहां वर्षा मध्यम होगी वहां मध्यम सघन मध्यम वन पाए जाएंगे, और जहां वर्षा बढ़िया मात्रा में होगी वहां सघन वन पाए जाएंगे। वनों का आधार क्या है? पानी ही तो है, तो उसी के आधार पर आप बांट लेंगे, और जिलों का तो कॉमन सेंस के आधार पर आंसर कर देंगे। अब अल्प वन क्षेत्र में बबूल, खैर, पलाश, नीम आ जाएंगे, और यहाँ के जिले आप शामिल करेंगे। अब बालाघाट, रीवा और ये सब तो शामिल करेंगे नहीं आप, शहडोल वगैरह, ठीक है। मध्यम वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता, खैर, आम वृक्ष आदि आते हैं। सघन वन क्षेत्र में दोस्तों सागौन, बांस, साल, साज, हर्रा, महुआ ये सभी आते हैं। और दोस्तों याद रखें, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा मध्यम सघन जंगल हैं। कौन से जंगल सबसे ज्यादा है? मध्यम सघन जंगल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है किस बारे में, कि हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को किस प्रकार से समूहों में व्यवस्थित किया गया है। हम इनकी बात कर लेते हैं। एक तरफ वनों का प्रकार है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, और विशेष फैक्ट भी लिखा हुआ है। इसके अनुसार बात करनी है, हमें बात करनी है हैरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ के अनुसार। तो सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल आदि जगह पे पाए जाते हैं। वर्षा हमने देखी थी 100 से 150 सेंटीमीटर को चाहिए पड़ती है। विशेष बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन या पर्णपाती वन ही है। फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दोस्तों, ये होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वन वृत्तों में पाए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन यही हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। और कौन कौन से वन वृत्त में पाए जाते हैं? तो होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, उज्जैन, रीवा आदि वन वृत्त में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के वन वृत्तों में पाए जाते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद में पाए जाते हैं। फिर कटीले वनों की बात करें तो चंबल घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष कम होते हैं, झाड़ियां ज्यादा होती हैं। फिर उप आर्द्र पहाड़ी वन दोस्तों पचमढ़ी क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। उप आर्द्र पहाड़ी वन दोस्तों सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं। ये तो हमने चर्चा कर ली। अब वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो दोस्तों अति सघन वन ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो, अति सघन कहलाते हैं। ध्यान रखना है कितना हो? 70% डेंसिटी हो, वहां कहते हैं अति सघन वन है भाई साहब। और मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में 6676 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2.17% भाग पर अति सघन वन फैले हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, 70% से ज्यादा पेड़ कैनोपी डेंसिटी हो। और दोस्तों कितने में फैले हैं? 2.17% पर फैले हैं मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के कौन से वन? अति सघन वन। फिर मध्यम सघन वन की हम बात करते हैं, तो दोस्तों ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी घनत्व 40 से 70% हो, उन्हें मध्यम सघन वन कहते हैं। 34,341 वर्ग किलोमीटर अर्थात 11.14% क्षेत्र पर फैले हैं मध्यम सघन वन। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। पेड़ कैनोपी घनत्व अति सघन के लिए 70% हो, मध्यम सघन के लिए 40 से 70%। और खुला वन क्षेत्र कैसा? ऐसे वन जहां पेड़ कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, उन्हें हम खुला वन क्षेत्र कहते हैं। 36,465 वर्ग किलोमीटर या 11.83% क्षेत्र में खुले वन पाए जाते हैं। दोस्तों 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम देख लेते हैं पेड़ कैनोपी घनत्व, ठीक। यदि 70% या उससे अधिक हो तो अति सघन हो गया, ठीक। 40 से 70% हो तो मध्यम हो गया, 10% से अधिक हो तो खुला वन क्षेत्र हो गया। एक दूसरे तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 10, 40, 70, ठीक। अब कैसे याद करेंगे? यदि 10 से कम पेड़ कैनोपी घनत्व है तो क्या हो गया? झाड़ी। 10 से 40 है तो क्या हो गया? खुला वन क्षेत्र।
40 से 70 है तो क्या हो गया, मध्यम सघन वन। 70 या 70 से अधिक है तो क्या हो गया, अति सघन। इस प्रकार से आपको ये लाइन बना के याद करना है, आपको बड़ी आसानी से याद होंगी चीजें। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का सघनता के अनुसार क्षेत्रफल 2017-18 भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। एक तरफ वितानी घनत्व वर्ग लिखा है, मतलब टाइप लिखा है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हैं अर्थात क्षेत्रफल लिखा है, कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत लिखा है और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत भी लिखा हुआ है। तो अति सघन वन दोस्तों 66-76 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं, कुल 8.62% कवर करते हैं वन क्षेत्र का। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 2.17% भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ टोटल वन क्षेत्र है उसके 8.62% पे फैले हुए हैं कौन से, अति सघन वन। ये वनों में बात कर रहे हैं, मान लो 100% जो वन क्षेत्र है उसका 8.62% पर अति सघन वन फैले हैं। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्रफल कितना है, 3287, कितना क्षेत्रफल है, 308,252 वर्ग किलोमीटर, इतना है ना हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.17% भाग पर, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत और भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। यदि समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सामान्य सघन वन की बात करें तो 34,341 वर्ग किलोमीटर फैले हैं, कुल वन क्षेत्र का 44.32% कवर करते हैं और भौगोलिक क्षेत्र का 11.14% कवर करते हैं। और दोस्तों खुले वन क्षेत्र 36,465 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, जो कुल वन क्षेत्र का 47.06% कवर करते हैं और भौगोलिक क्षेत्र का 11.83% कवर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल वन क्षेत्र कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, 25.14% पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र को टोटल करेंगे तो 25.14% टोटल आ गया और यहाँ पर कुल वन क्षेत्र का 100% निकल ही आया। अति सघन, सामान्य सघन और खुले वन, यही 3 प्रकार होते हैं और जब आप इन 3 प्रकार को जोड़ेंगे तो 100% वन क्षेत्र कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% वन क्षेत्र कवर हो गया। और जो ये वन है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 25.14% पर है। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और आप देख सकते हैं कि कुल वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर हो गया, 77,482 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसको भी हमने देखा था वन रिपोर्ट में, ठीक है, और आगे भी हमें मिलेगी तो हम चर्चा करने वाले हैं। और झाड़ियां दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई हैं, तो 6,002 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में झाड़ियां फैली हुई हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अब बात करते हैं वन उत्पादों के बारे में। सबसे पहले सागौन की ही चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष सागौन ही हैं, लगभग 20% पर पाए जाते हैं। यदि एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 19.36% पर सागौन पाए जाते हैं। और दोस्तों बोरी घाटी, हरदा, होशंगाबाद में सर्वाधिक सघनता होती है। साल की बात करें तो दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से साल के वृक्ष? बांस की बात करें दोस्तों तो इंदौर जिले के नौलखा में मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया। कहां पर किया गया? नौलखा, इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी बांस शोरूम। तो दोस्तों बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और बांस की प्रजाति जो बालकोबा है सतना उमरिया में पाई जाती है। बालकोबा बांस की प्रजाति है, सतना उमरिया में पाई जाती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। और दोस्तों राज्य बांस मिशन का गठन हुआ था 3 जुलाई 2013 को। क्या हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन हुआ था। और मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 2013। ध्यान रखना है, राज्य बांस मिशन 3 जुलाई 13 और मध्य प्रदेश राज्य शिल्प विकास बोर्ड 15 जुलाई 2013। दोनों जुलाई 2013 है, मिशन है 3 जुलाई का और शिल्प विकास बोर्ड का गठन है 15 जुलाई का। ठीक है, अब बात करते हैं सतना समाचार पन्नों से। दोस्तों सतना का एक ग्राम है सोनोरा ग्राम। यहाँ पर बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। कहां पर? सोनोरा ग्राम, सतना में। और त्रिफला किसे कहते हैं? हल्ला बहेड़ा आंवला को कहते हैं।
फिर बात करते हैं तेंदुपत्ता की। तो दोस्तों भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। इसका उपयोग बीड़ी के लिए हम करते हैं, बीड़ी उद्योग में उपयोग होता है, ठीक। और सागर, जबलपुर, उमरिया में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता का वानस्पतिक नाम भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो वानस्पतिक नाम है डायोस्पाइरोस मेलानाकिसलोन, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन 25 लाख मानक बोरा है, जो देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 25% है। 25 लाख मानक बोरा कितने प्रतिशत है? 25% है। दोस्तों देख लो, एक राज्य पूरे जितने पूरे भारत देश में 25% तेंदुपत्ता अकेले उत्पादित कर रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 1000 बंडल अर्थात 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। यहां पर आपको आंकड़े भी दिखा दिए गए। अब बात करते हैं लाख की। तो दोस्तों लाख कीट सबसे ज्यादा बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है, और लाख कीट का नाम है लैसीफर लक्का। उमरिया में दोस्तों लाख का सरकारी कारखाना है, और इसका उपयोग चूड़ी बनाने में किया जाता है। फिर दोस्तों समाचार के पन्नों से हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई। कहाँ की गई? लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई। फिर दोस्तों खैर वृक्ष की बात करते हैं, तो मुरैना व शिवपुरी बानमौर में कत्था बनाने का कारखाना है। कत्था बनता है खैर वृक्ष से। कत्थे का उपयोग पान में करते हैं और बाकी सारी चीजों में भी करते हैं। हर्रा की यदि हम बात करें, तो दोस्तों छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्र में पाया जाता है त्रिफला। हर्रा बहेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। त्रिफला को आपको याद रखना है, किस किस का मिश्रण होता है? हर्रा, बहेड़ा एवं आंवला का, ठीक। वानस्पतिक और आयुर्वेदिक औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। हर्रा का वानस्पतिक नाम है टर्मिनालिया चेबुला, याद रखना है टर्मिनालिया चेबुला। और राज्य वन अनुसंधान संस्थान में लाख कीट संरक्षण केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है, इसको याद रख लेना है। फिर बारी आती है महुआ की। दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है माधुलिका लोगीफालिया। महुआ का वानस्पतिक नाम है माधुलिका लोगीफालिया, और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है महुआ। इसका उपयोग कच्ची शराब, जिसे हम गपई कहते हैं, वह औषधि बनाने में किया जाता है। महुआ की शराब गपई और औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। और हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब, मतलब विरासत शराब का दर्जा दे दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं गोंद की। तो बबूल, आचार, कुसुम आदि से प्राप्त की जाती है बबूल। किस किस से? बबूल, आचार और कुसुम, इन वृक्षों से गोंद प्राप्त होती है। बबूल से, आचार से, कुसुम से, ठीक है, गोंद प्राप्त होती है। क्षेत्र क्या है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी आदि। और दोस्तों मध्य प्रदेश में दो प्रकार की गोंद पाई जाती है जनरली, अरेबिक और कुल्लू गोंद। अरेबिक का उपयोग होता है खाने योग्य मिठाई के उपयोग में। कुल्लू गोंद का उपयोग होता है बेकरी उद्योग में, केक व पेस्ट्री बनाने में। दोस्तों ये भी तो खाने की चीजें हो गई। फिर समाचार के पन्नों से बात कर लेते हैं अंकुर योजना की। 22 मई 2021 को शुरू हुई थी। कौन सी योजना? अंकुर योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए अंकुर योजना शुरू की गई थी। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी अंकुर योजना 22 मई 2021 को। फिर बात करते हैं भिलाला या भिलमा की। भिलाला का उपयोग स्याही इंक बनाने में किया जाता है। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। भिलाला या भिलमा का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? स्याही बनाने के लिए करते हैं। कारखाना कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। रेशम की बात करें, मध्य प्रदेश में मलबेरी मंडला में, टसर बैतूल में, इरीसिवनी में पाई जाने वाली रेशम है। मैंने आपसे पहले चर्चा की थी रेशम की प्रजातियों में, कि हर प्रकार की जो प्रजातियां हैं अलग अलग जिलों में पाई जाती हैं। मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि कौन सी प्रजाति किस जिले में पाई जाती है, आपने अभी तक आंसर नहीं किया। अब आंसर सुन लें कि जो मलबेरी प्रजाति है वो मंडला से संबंधित है, टसर बैतूल से है और इरीसिवनी से है। तो इनको अब ध्यान रख लेना है आपको। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन उत्पाद से संबंधित राष्ट्रीयकरण। दोस्तों इनको भी ध्यान रख लेना है। तेंदुपत्ता का 64 में हुआ था, गोंद हर्रा का 69 में हुआ था, बांस का 73, सलई का 73 और साल का 75।
फिर से देखो, तेंदुपत्ता का 1964 में हुआ था, गोंद हर्रा का 1969 में हुआ था, बांस और सलई का 1973 में हुआ था, साल का 1975 में हुआ था। इनको ध्यान रख लेना है बिना देखे। फिर से देखो, तेंदुपत्ता का कब हुआ था? 64 में हुआ था। गोंद और हर्रा का कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बांस का 73 में हुआ था, सलई का भी 73 में हुआ था, और साल का 75 में राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वन वृत्तियों की। तो कुल कितने हैं? 16 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? खंडवा है। सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद नर्मदापुरम है। ध्यान रखना है। कुल कितने हैं? 16 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? खंडवा है। सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद है। सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त कौन सा है? होशंगाबाद है। न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला कौन सा है? छतरपुर है। सबसे पहले ध्यान रखना है, कुल कितने हैं? 16 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? खंडवा है। सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद नर्मदापुरम है। फिर बात कर लेते हैं राजस्व की, कि भाई सबसे अधिक राजस्व प्राप्त कहां से होता है? तो नर्मदापुरम में होता है। सबसे कम कहां से होता है? तो छतरपुर से होता है। अब बात करते हैं कुछ अलग फैक्ट, विविध या मिसलेनियस फैक्ट की, जहां लल्लनतॉफ तथ्यों के नाम से हेडिंग दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सन कब से प्रारंभ हुई? 1860 से प्रारंभ हुई। फैक्ट याद ना भी रखे तो भी चलेगा। दोस्तों, याद रखना है 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग भवन की स्थापना की गई थी। इसे याद रखना है, सन भले याद ना रखें कि सबसे पहले वन विभाग भवन कहाँ बना था, जिसका नाम था वायसन लॉज। तो यह पचमढ़ी में बना था। पर दोस्तों, कर्नल GF प्रियसन को मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक माना गया है। कौन है मध्य प्रदेश में वन विभाग के संस्थापक? तो इनका नाम आप ध्यान रख लें, कर्नल GF पियर्सन। फिर बात करते हैं 1863 की। इस सन में डॉक्टर डीट्रिच ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। कहाँ का? भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट किसे बनाया गया था? 1863 में डॉक्टर डीट्रिच ब्रांडिस को बनाया गया था। इनको ध्यान रखना है आपको। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों नर्मदापुरम जिले के बोरी जंगल की। दोस्तों, यह जो जंगल है पहले भभूत सिंह कोरकू का था, जिस पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया। इस चीज को ध्यान रख लेना। और दोस्तों, जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तकें हैं दो। इनके लेखक कौन है? घनश्याम सक्सेना है। कौन सी पुस्तकें हैं? जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य। इनके लेखक कौन है? लेखक हैं घनश्याम सक्सेना। ठीक है दोस्तों, ओरछा के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लालाराम वाजपेयी ने किया था। इस फैक्ट को भी ध्यान रख लें। और फिर विंध्य क्षेत्र, स्पेशली शहडोल और घुनघुटू घाटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभूनाथ शुक्ल ने किया था, जिसमें दोस्तों बैगा जनजाति के लोगों ने इसका साथ दिया था, इनका साथ दिया था दोस्तों। ठीक है, किस सत्याग्रह में? विंध्य क्षेत्र से जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें नेतृत्व किया था पंडित शंभूनाथ शुक्ल ने। ठीक, इतनी तो चर्चा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। ठीक है, जो हमने पशु गणना की बात की थी, हर 5 साल में होती थी। तो जो वन रिपोर्ट आती है दोस्तों हर 2 साल में आती है। ठीक है, पहली कब आई थी? वर्ष 1987 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 1987 में आई थी और प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होती है। अब ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और जो 2021 की थी वह कौन सी थी? 17वीं रिपोर्ट थी। इसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है? तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है 21 की रिपोर्ट के अनुसार। 19 के अनुसार कितना था? 77,482 था। तो दोस्तों कितना बढ़ गया था? 10.11 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी। और दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा था? तो भिंड है। और सबसे अधिक कमी करने वाला जिला कौन सा है? बड़वानी है। ध्यान रखना है। क्या है? वनाच्छादित क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 21 की रिपोर्ट के अनुसार 77,493 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्रफल में या वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले ने की? तो वह है भिंड। और सबसे सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है? तो बड़वानी में हुई है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों की। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान रख लेने हैं, सबसे ज्यादा बालाघाट में और सबसे कम कहां पर है?
उज्जैन में है। बालाघाट में कितना है? 4923 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। फिर छिंदवाड़ा आता है, बैतूल आता है, श्योपुर आता है। इसी प्रकार से दोस्तों न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र है उज्जैन में, कितना है? 37 वर्ग किलोमीटर। फिर शाजापुर, फिर रतलाम, फिर राजगढ़, बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से टॉप 4 हमने देख लिए। कम वनों की बात करें उसमें, न्यूनतम वन की बात में, ठीक है, इतना याद कर लेना है। ठीक है, बालाघाट का वन क्षेत्रफल कितना है? 4923 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा का 4608 वर्ग किलोमीटर, बैतूल का 3663 वर्ग किलोमीटर, श्योपुर का 3444 वर्ग किलोमीटर। उनको ध्यान ना रखें, बालाघाट का ध्यान रख लें, और न्यूनतम में 37 वर्ग किलोमीटर उज्जैन का याद रख लें। शाजापुर का है 62 वर्ग किलोमीटर, रतलाम का है 75 वर्ग किलोमीटर, राजगढ़ का है 171 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों बात करें सर्वाधिक वन प्रतिशत की भी, तो दोस्तों जैसा वन क्षेत्र सबसे ज्यादा बालाघाट में था, तो वन प्रतिशत भी सबसे ज्यादा बालाघाट में है, 53%। न्यूनतम वन प्रतिशत कहां पर है? उज्जैन में 0.60%। और न्यूनतम वन क्षेत्र भी उज्जैन में ही था। फिर प्रतिशत में दोस्तों अगले क्रम की बात करें तो फिर श्योपुर, उमरिया, मंडला। इसी प्रकार से अधिकतम क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बालाघाट, फिर श्योपुर, फिर उमरिया, फिर मंडला। न्यूनतम क्षेत्रफल सबसे कम उज्जैन का, फिर शाजापुर का, फिर रतलाम का, फिर राजगढ़ का। इस प्रकार से आपको देखना है। फिर बात करते हैं राज्य के प्रमुख वन संसाधन व केंद्रों की, वन संस्थान व केंद्रों की। इनको आपको जरूर याद रखना है। राज्य में कौन कौन से वन संस्थान हैं, कहां पर हैं, और स्थापना आपको मिलती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, हम एक एक करके सबकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। कब बनाया था? 1982 में बनाया था। संजीवनी संस्थान भी भोपाल में है। वन विकास निगम भी भोपाल में है। कब बना था? 1975 में बना था। इसकी यदि आपको डेट याद है तो आप जरूर बताएं। दोस्तों मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भी भोपाल में है। 12 जुलाई 2005 को बना था। ठीक। और दोस्तों भोपाल के हम पहले देख लेते हैं। वन विभाग भी दोस्तों, वन भवन भी भोपाल में है। भोपाल में हमने क्या देखा? भोपाल में हमने देखा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982, संजीवनी संस्थान भोपाल, वन विकास निगम भोपाल 1975, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल 12 जुलाई 2005, और वन भवन भी हमने देखा भोपाल में स्थित है। फिर बात करते हैं जबलपुर की। तो दोस्तों राज्य वन अनुसंधान संस्थान है जबलपुर में, ध्यान रखना है। वन प्रबंधन संस्थान वो भी भारतीय, कहाँ था? भोपाल में था, लेकिन राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। 27 जून 1963 को बना। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान भी जबलपुर में है, 1988 में बना। अब बात करते हैं दोस्तों पचमढ़ी की। तो जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य लघु वन विकास लघु वनोपज सहकारी संघ की स्थापना 1984 में हुई थी। किसकी? मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। कब बना था? 1984 में बना था। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित इकाइयों की। तो वन वृत्त है दोस्तों 16, वन मंडल है 63, वन उपमंडल है 135। इतने तो आपको याद कर लेना है कि भाई वन वृत्त है 16, वन मंडल है 63 और वन उपमंडल है 135। फिर वन परिक्षेत्र, इनको यदि आप याद कर पाए तो बढ़िया चीज है, अदरवाइज इनका लोड नहीं लेना। वन वृत्त हमने देख लिया 16, वन मंडल 63, वन उपमंडल 135। अब वन परिक्षेत्र मान लो 473 याद ना हो या कंफ्यूज हो, परेशान नहीं होना। परेशानी से चिंताएं, कंफ्यूजन और बढ़ जाते हैं। ठीक है, वन उप परिक्षेत्र कितने हैं? 1871 हैं उप वन परिक्षेत्र, और वन परिसर है 8286, मतलब 8286। याद हो पाए तो ठीक है। तो वन वृत्त आपने याद कर लिए 16, वन मंडल 63 याद कर लिए, वन उपमंडल 135 याद कर लिए, मोर देन एनफ, ज्यादा परेशान नहीं होना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की वन संबंधी योजनाएं एवं पुरस्कार। तो दोस्तों पहली वन नीति 1952, नई वन नीति 2005। बिल्कुल याद कर ही लेना है, गटक जाओ इसके लिए, भूलना नहीं चाहिए। क्या पहली वन नीति आई थी 1952 में, नई वन नीति 2005 में प्रारंभ की गई। फिर पंचवन योजना 1976-77। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पंचवन योजना 1976-77 में शुरू हुई, और लक्ष्य क्या था? हर जिले में 33% वृक्षारोपण करना है भैया। फिर एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना किससे संबंधित है? तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना याद रखना है। एकलव्य शिष्य था, उस हिसाब से याद रखें। शिक्षा विकास योजना किसके लिए? तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों के लिए। फिर चरण पादुका योजना 2018 तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है।
फिर बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार, दोस्तों वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। वनों के संरक्षण के लिए, नाम से ही समझ में आ रही है दोस्तों। फिर बारी आती है वन प्रहरी पुरस्कार, अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है वन प्रहरी पुरस्कार। फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, दोस्तों वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। दोस्तों शहीद वन शहीद दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन जंगल कौन सा है? सीहोर इच्छावर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंदन जंगल। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी और इसी के साथ हमने मध्य प्रदेश के वन संसाधनों को कर लिया है कंप्लीट। यदि आपको फायदा मिला है वीडियो से तो वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दें और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह एमपीपीएससी या दूसरे उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपीजीके पूछा जाता है, ताकि वे भी आपकी ही तरह हमारी इस वीडियो का पूरे तरीके से लाभ ले पाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी अपना है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि समय समय पर जो भी अपडेट हम आपके लिए देते हैं आपको मिलते रहें। इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।